आज हम हिस्ट्री के पहले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रोमन चर्च के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि इस रोमन चर्च ने क्या किरदार अदा किया था उस दौर में। निशात सानिया के दौर से पहले रोमन चर्च ने न सिर्फ लोगों की मजहबी ज़िंदगी को कंट्रोल किया बल्कि लोगों की इनफरादी ज़िंदगी को भी कंट्रोल किया था और फीस की अदायगी के लिए इख्तियारनामा जारी करके आम लोगों का इस्तेसाल किया और उसने लोगों की आज़ाद सोच पर पाबंदी आयद की। अगर किसी ने कैथोलिक चर्च की जानिब से पेश करदा बाइबल की रिवायती तशरीह से हटकर अलग अगर तशरीह करने की जुर्रत भी की तो उसे मौत की सज़ा दी जाती थी। इस तरह से तमाम इख्तियारात रोमन चर्च को हासिल थे। बच्चों, आज हम जदीद साइंस के बारे में कुछ अब मालूमात हासिल करेंगे। साइंसदानों ने साइंसी तरीके पर जोर देते हुए हकीकत की तहकीक शुरू कर दी जो अमली तजुर्बात पर जोर देता है, जिससे जदीद दौर के साइंस की इब्तिदा हुई। निशात सानिया के दौरान रियाजी, साइंस और फ़नून सीखने को फ़ौक़ियत हासिल हुई। मिसाल के तौर पर लियोनार्ड विंसी के काम इसकी बेहतरीन मिसाल है। अब हम फ़नून के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। निशात सानिया के दौरान साइंसी तरीक़ा फ़नून के शोबे को मुतासिर किया। इस दौर में कीमिया अपनी बातिनी जड़ों से अलग होने लगा और बाद में इल्म कीमिया के साइंसी अदब में मुंतकिल हुआ। इल्म कीमिया की तरक्की ने धातुओं और अनासिर के इल्म को वसी किया। रंग साजी के शोबे में एक अहम तब्दीली मुतारफ़ की गई थी। कुदरत के मुशाहिदे के साइंसी तरीक़े ने तफसील के साथ कुदरती मनाजिर की रंग साजी को मुमकिन बना दिया। इसी तरीके से इंसानी जिस्म के तफसीली खाके और अंदरूनी अज्जा के अशकाल भी बनाए जा सकते थे। लियोनार्ड डा विंसी और माइकल एंजेलो इस ताल्लुक़ से बड़े मशहूर हैं। अब बच्चों, अब हम थोड़ी सी मालूमात लेंगे साइंस की तरक्की के बारे में। 17वीं सदी के यूरोपीय साइंसदानों ने जदीद साइंस की बुनियाद रखी। 17वीं सदी के साइंसदानों ने मंदरजा झेल चीज़ों पर जोर दिया। नंबर 1, ये साबित करना कि अमली तजुर्बात से कायम किए हुए साइंसी उसूल वक्त और जगह के बावजूद भी सही हैं। और दूसरा ये कि अशद ज़रूरी साइंसी उसूलों को साइंसी ज़ाबितों में तब्दील करना। और तीसरा ये कि नई साइंसी इस्तिलाह पैदा करना वगैरह। ये तमाम मंदरजा बाला कोशिशों से साइंस की तरक्की में मदद मिलती है। यूरोप में साइंस की तहकीक के लिए चंद इदारे कायम किए गए। इन इदारों ने साइंसी जर्नल्स शाये किए जिनमें साइंसदानों ने आपस में ख़यालात का तबादला करके लिखे हुए तहकीकी आर्टिकल्स शामिल हैं, जिनमें चंद अहम तंजीमें या इदारे शामिल हैं, जैसे रोम में लिंसियन एकेडमी, फ्लोरेंस में एकेडमी फॉर एक्सपेरिमेंट और इसी तरह से लंदन में रॉयल सोसाइटी फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज, फ्रांस में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस अहमियत के हामिल हैं। अब हम बच्चों मुख्तलिफ शोबों में साइंसी ईजादात के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। उस दौर में मुख्तलिफ आलात जैसे कंपास, दूरबीन, थर्मामीटर, बैरोमीटर वगैरह ईजाद हुए। उस दौर में माइक्रोस्कोप ईजाद हुआ जिससे छोटी सी छोटी चीज़ों का मुशाहिदा करना आसान हो गया। रॉबर्ट बॉयल की कोशिशों से मुख्तलिफ गैसों जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह की तहकीक करना आसान हो गया। इल्म तबीयात में की गई तहकीक में हरारत और आवाज़ के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इसी तरह से इल्म हैवानियात यानी ज़ूलॉजी में टेक्सोनोमी जैसे तरीक़े कार का तश्कील दिया गया जिससे जानवरों की दर्जाबंदी की गई। इस तरह से कुदरती साइंस के मुख्तलिफ शोबों में ईजादात हुए। इसी तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन की तहकीक बहुत अहम है, जैसे इसने बर्क़ और बरक़ी रूह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाला है। इसने कई टेक्निकी अल्फाज की इस्तिलाह की है जो आज भी इलेक्ट्रिकल साइंस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों, अब हम देखेंगे कपड़े की सनत के बारे में कुछ मालूमात। इंग्लैंड में ऊनी कपड़ा बुनने की
एक बहुत पुरानी घरेलू सनत थी। 1738 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाई, जिससे कपड़ा बुनने की रफ्तार बढ़ गई। दूसरा जदीद मरहला स्पिनिंग जेनी था। ये कसीर स्पिंडल्स के साथ एक स्पिनिंग फ्रेम जिसको इंग्लैंड में जेम्स हारग्रीव्स ने तैयार किया। इस फ्रेम पर एक साथ 8 स्पिंडल्स काम कर सकते हैं और ये पैदावार के वक्त और काम को कम कर दिया है, यानी घटा दिया है। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने एक जदीद स्पिनिंग फ्रेम तैयार किया है, जिसका स्पिनिंग अमल को मशीन से चलता है या चलाया जा सकता है। ये सूत को तेज़ी और मजबूती से तैयार कर सकता है। सैमुएल क्रॉम्पटन ने 1779 में एक तरमीम की हुई स्पिनिंग मशीन ईजाद की, जिसका नाम स्पिनिंग म्यूल रखा गया। इस मशीन के साथ कपड़ा तैयार करने की रफ्तार में 200 वक्त का इजाफा हुआ है। 1785 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम ईजाद किया। इसी तरह से 1793 में एक मशीन सूत काटने की, जिसको कॉटन जिन है ना, ये मशीन को मुतारुफ किया गया। ये मशीन तेज़ रफ्तार के साथ सूती रेशों से सूती बीज के हटाने में मददगार साबित हुई। इसी तरह बच्चों, अब हम धातुओं का काम या मादनियात के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। इंग्लैंड में कई लोहे की कानें थीं, लेकिन खालिस लोहा हासिल करने के लिए लोहे को पिघलाने की जदीद टेक्निक ज़रूरी थी। धीरे धीरे लोहे की भट्टियों के लिए ईंधन लकड़ी से कोयले में तब्दील कर दिया गया, जिससे भट्टियां पैदा करने में सहूलत मिली, जिससे ज़्यादा दर्ज हरारत हासिल हो सकती थी, जिसके नतीजे में लोहे की पैदावार में इजाफा हुआ। बाद में तयशुदा दर्ज हरारत पर भट्टियों को जलाने और उनमें गैस भरने का अमल बरकरार रखने के लिए खुसूसी मशीन तैयार किए गए। 1865 में पिघले हुए लोहे से स्टील तैयार करने का अमल ईजाद किया गया और लोहे की सनत की नौयत बड़ी तब्दीलियों से गुजरी। तकरीबन इसी अरसे में पिघली हुई धात को लोहे की सलाखें बनाने के लिए सांचे में उंडेलने का एक नया तरीका तरक्की पाया। इस तरह बच्चों, हमने आज कुछ नए नए साइंस के इस मुख्तलिफ शोबों में साइंसी ईजादात के बारे में मालूमात हासिल किए।